वेलकम गाइस ऑन सुनील सर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज नॉट सेट 2021 के लिए। गाइस स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आरएफटी शोज डिक्रीज लेवल ऑफ बीयूएन। बीयूएन मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। व्हाट डज इट इंडिकेट? एम्स दिल्ली 2015 का ये क्वेश्चन है कि किसी पर्सन का रीनल फंक्शन टेस्ट करवाया, उसका रीनल फंक्शन टेस्ट जब करवाया, आरएफटी करवाया, उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का वैल्यू, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो वैल्यू है वह नॉर्मल से कम आ रहा है। ऐसे में यह क्या इंडिकेट करता है? रीनल इम्पेयरमेंट को, हेपेटिक इम्पेयरमेंट को, डिहाइड्रेशन को, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि ए और बी दोनों सही है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा कि भाई रीनल फंक्शन टेस्ट करवाया है बीयूएन के लिए। हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में किडनी है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूरिया नाम के टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट करवाते हैं। हम जानते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जब बात की जाती है इनकी, तो हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है, तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अगर हम बात करें, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो तब अमाइनो एसिड बनते हैं और यह अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होकर के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल जाते हैं। इन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो बात है ओवरऑल प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात हुई है मित्रों? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बात हुई है। अगर रीनल इम्पेयरमेंट होता तो रीनल इम्पेयरमेंट का मतलब किडनी का मेन काम यूरिन को बनाना। रीनल इम्पेयरमेंट है तो यूरिन नहीं बनेगा तो यूरिया एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। यूरिया बढ़ने से इनडायरेक्टली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ जाएगा। तो बीयूएन कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा रीनल इम्पेयरमेंट में। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन की अगर यहाँ पर बात की जाए, एक है हेपेटिक इम्पेयरमेंट और दूसरा है डिहाइड्रेशन। देखिए जब कभी भी डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी तो बीयूएन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन में बीयूएन बढ़ता है। तो ए और बी दोनों हो नहीं सकते, तो ऑप्शन डी तो अपने आप गलत हो गया। अगर हम सिंपल सा दिमाग लगाएं, हेपेटिक इम्पेयरमेंट यहाँ पर सही आंसर होगा। अब आप बात करेंगे कि सर हेपेटिक इम्पेयरमेंट एक सही आंसर कैसे हो सकता है? देखिए जब कभी भी किसी भी पर्सन में लीवर की कोई डिजीज़ हो जाए, तो लीवर की डिजीज़ होने पर उस पर्सन में प्रोटीन जो होता है, इस प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो यहाँ पर बीयूएन जो है वो बनेगा ही नहीं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बनेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर बीयूएन का लेवल कम देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिल्ली एम्स में। नॉर्मली कुछ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिपमार निमांस क्या पूछते हैं, आरएफटी में बीयूएन बढ़ा हुआ है। दिल्ली एम्स थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। लगने में क्वेश्चन जाना पहचाना लगता है, सिंपल लगता है, लेकिन आंसर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई बीयूएन डिक्रीज है, तो हेपेटिक यहाँ पर इम्पेयरमेंट। ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ओके, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर इसका लेवल डिक्रीज अगर आपको देखने को मिल रहेगा तो आप बोल देना हेपेटिक इम्पेयरमेंट हुआ है, ओके। और अगर इसका लेवल आपको इंक्रीज देखने को मिलता है तो आप बोल देना रीनल इम्पेयरमेंट हुआ है। ठीक है, रीनल डिजीज हुई है, ओके। दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टनल विजन सीन इन। देखिए बात किसकी चल रही है? टनल विजन की। कब और कौन से डिसऑर्डर में दिखाई देगा? एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, प्राइमरी एक्यूट ओपन एंगल ग्लूकोमा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी और कैटारेक्ट। बताइए। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो तो जो भी हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम हमारी माइथोलॉजी में गॉड को देखते हैं, भगवान को देखते हैं,
तो उनके जो फोटोज़ हमें दिखाई देते हैं, उन फोटोज़ में क्या होता है, उनके चेहरे के चारों ओर एक पीले कलर का ओरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो तो ऑप्टिक नर्व को डैमेज होने की वजह से यहाँ पर जो हमें विजन दिखाई देता है वो होता है ग्रीन हेलो विजन। ठीक है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा बहुत ग्रीनिश येलोइश अपीरेंस, येलोइश हम लोग बोले शेडो वहाँ पर हमें प्रतीत होती है। क्लियर, तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी नहीं। कैटारेक्ट में तो साफ बात है धुंधला दिखाई देता है, दोनों तो होंगे नहीं। अब आपको देखना है कि टनल विजन सीन इन, टनल विजन कब दिखाई देगा। देखिए, अगर इसका मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर बताने की कोशिश करूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, तो पहली बात में ये याद रखें, प्राइमरी एक्यूट ओपन एंगल ग्लूकोमा। सही आंसर पहले आपको याद रखना है ओपन एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में टनल विजन दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये टनल विजन क्या होता है। देखिए, टनल विजन में सिंपल सी बात है, जब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्ट। अगर जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तब आपको इसका ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है ये तो अच्छे से दिखेगा, लेकिन इसका पेरिफेरल पार्ट आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। यानी कि कैसा अपीयरेंस होगा, पेरिफेरल, सेंट्रल पार्ट की में तो आपको विजन बहुत अच्छा होगा, लेकिन पेरिफेरल पार्ट जो आप देख रहे हैं वो आपको बहुत बेकार दिखाई देगा। दैट इज़ नॉन एज। तो यहाँ पर टनल विजन से ही रिलेटेड आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सेंटर विजन है, सेंटर विजन वो आपका गुड है, और पेरिफेरल विजन जो आपका है, जो आपको पेरिफेरली दिख रहा है वो आपका पुअर है। इस प्रकार के विजन को क्या बोलते हैं, सिंपल शब्दों में इस प्रकार के विजन को हम टनल विजन बोलते हैं। तो टनल विजन कब दिखाई देता है, टनल विजन दिखाई देता है प्राइमरी एक्यूट ओपन एंगल ग्लूकोमा में। अब आप ये देखेंगे गुरुजी ये क्या होता है। देखिए, नॉर्मल अगर मैं आई की स्ट्रक्चर बनाऊँ, दैट इज़ आर स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा ये हमारी हो गई, दैट इज़ ये हमारी स्क्लेरा हो गई है। यहाँ पर ये हमारा कॉर्निया हो गया है। क्लियर है, यहाँ पर हमारा, हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं आइरिस हो गया। तो हम ये जानते हैं कि अगर मैं इस वाले पार्ट को जूम करके आपको दिखाऊं तो आपकी स्क्लेरा और ये कॉर्निया दोनों का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर एक केनाल पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं केनाल ऑफ श्लेम। केनाल ऑफ श्लेम, यहाँ पर क्या बनता है, एक्वस ह्यूमर। तो नॉर्मली क्या होता है, जब कभी भी किसी पर्सन को ग्लूकोमा हो तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बना हुआ एक्वस ह्यूमर जो होता है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अब एक्वस ह्यूमर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यहाँ पर एक्वस ह्यूमर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब यहाँ पर एक्वस ह्यूमर का अमाउंट बढ़ेगा तो इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आईओपी बढ़ेगा, और आईओपी के बढ़ने को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। जब कभी ग्लूकोमा की बात करूंगा बेटा पूरा पढ़ा दूंगा, कौन सी ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं जितना बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना। टनल विजन जो होता है इसमें आपको पेरिफेरल विजन आपका अफेक्ट होता है, सेंट्रल विजन आपका गुड होता है। कब दिखाई देता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में आपको यह देखने को मिलता है। डिजॉक्सिन का मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव लीवर एंजाइम। देखो क्या पूछा, सेंसिटिव लीवर एंजाइम का नाम बताओ। बेटा सिंपल सी बात है, एक कॉपी ले लो, ध्यान से लिख लो। जब कभी किसी को लीवर की डिजीज होती है तो 2 एंजाइम का टेस्ट हम कराते हैं, एक को बोलते हैं SGPT, दूसरे को हम लोग बोलते हैं SGOT। बेटा ध्यान रखना, SGPT मोस्ट सेंसिटिव होता है और ALT मोस्ट सेंसिटिव होता है, दोनों ही सेम है। ALT का दूसरा नाम क्या होता है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, है ना। क्या नाम होता है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। इसी को हम लोग SGPT भी बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज। तो क्या बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि भाई ALT की बात कर रहा हूँ, मोस्ट सेंसिटिव लीवर एंजाइम की बात कर रहा हूँ बेटा जी। मोस्ट सेंसिटिव लीवर एंजाइम जो है आपका क्या होगा, ALT आपका यहाँ पर होगा, AST नहीं होगा। AST का दूसरा नाम क्या होता है, SGOT। SGPT और ALT बोथ आर सेम। मोस्ट सेंसिटिव लीवर एंजाइम की बात मैंने आप लोगों से की है। ALT आपका यहाँ पर होगा, नॉर्मली इसका लेवल 40 यूनिट पर लीटर से कम होना चाहिए। क्लियर, मोस्ट सेंसिटिव लीवर एंजाइम ALT होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हाइपोथायरॉइडिज्म विल लीड टू, VMM से 2019 का प्रश्न है जो सफदरजंग का होता है आपका। हाइपोथायरॉइडिज्म, देखो सिंपल सी बात, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा T3,
T4। थायराइड के बैकवर्ड पार्ट में पाई जाएगी आपकी पेरा थायराइड ग्लैंड। अब हम लोग ये जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, T3 T4 और कैल्सीटोनिन हार्मोन आपका निकलता है। कैल्सीटोनिन जो आपका हार्मोन होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। पैराथॉर्मोन होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जब कभी किसी पर्सन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, जब कभी किसी पर्सन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, उस पर्सन में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया। हम जानते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड की अट्रोफी हुई है, थायराइड ग्लैंड में कोई अबनॉर्मलिटी आई है, तो फिर यहाँ पर पैराथायरॉयड ग्लैंड में भी अबनॉर्मलिटी आएगी, पैराथॉर्मोन में भी अबनॉर्मलिटी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल नहीं बढ़ेगा और हाइपोकैल्सीमिया पर्सन को हो जाएगा। पोटेशियम का कोई रिलेशन नहीं है बेटा जी, हाइपर का कोई रिलेशन नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोकैल्सीमिया, याद रख के चलो, बिल्कुल एक्यूरेट। दिल्ली एम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेटा जी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एलिवेटेड इओसिनोफिल काउंट इंडिकेट, एक पर्सन है, बहुत नया क्वेश्चन चालू किया बेटा जी। एलिवेटेड इओसिनोफिल काउंट इंडिकेट, देखो इओसिनोफिल क्या है, इओसिनोफिल एक प्रकार की WBC होती है। कौन सी WBC ये आपकी होती है, ये आपकी होती है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, इओसिनोफिल एक प्रकार की ग्रेनुलोसाइट होती। कब बढ़ेगी, देखो जब कभी भी आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अगर एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो न्यूट्रोफिल को बढ़ा देना। अगर किसी पर्सन में क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है उस कंडीशन में आप बेसोफिल को बढ़ा देना, है ना। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही। अब बचा वायरल। वायरल में हम हमेशा जानते हैं कौन सी सेल अफेक्ट होती है, लिम्फोसाइट। वायरल जब कभी भी इन्फेक्शन हो तो लिम्फोसाइट अफेक्टेड होती है। आपसे बोला गया है कि इओसिनोफिल का काउंट बढ़ा है बेटा जी। इओसिनोफिल का काउंट ऑप्शन नंबर सी, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। पैरासाइट जब बॉडी में जाते हैं उसे इन्फेक्शन नहीं बोल के इन्फेस्टेशन बोलते हैं, और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन की कंडीशन में जो इंक्रीज होता है दैट इज आवर एलिवेटेड, दैट इज आवर इओसिनोफिल सेल का काउंट यहाँ पर बढ़ जाता है। पैरासाइट मतलब क्या है, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, 4, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट। इनमें से पैरासाइट यानी कि हुकवॉर्म हो गया, अमीबियासिस किसी पर्सन को हो जाए तो ऐसी कंडीशन में एस्केरियासिस, वुचेरियासिस, ऑल आर दी पैरासाइटिकल डिजीज। तो पैरासाइट्स अगर मिलेंगे आपको किसी की बॉडी में तो इओसिनोफिल का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप सभी के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इवेल्युएटेड इन पेशेंट ऑन हिपेरिन। मान लो एक पर्सन है, उसको चांसेस हैं कि डीवीटी हो सकता है। डीवीटी क्या होता है, डिस्टल वेन थ्रोम्बोसिस या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन जो होती है हमारी बॉडी की, उनमें ब्लड की पूलिंग होती है, ब्लड की पूलिंग होती है यानी कि ब्लड इकट्ठा होता है। अब यहाँ पर अगर ब्लड इकट्ठा होगा तो ब्लड की क्लोटिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। ब्लड के यहाँ पर अगर क्लोट बनेंगे तो यहाँ पर बनेंगे थ्रोम्बस, और हम जानते हैं कि जहाँ कभी भी थ्रोम्बस बनता है तो थ्रोम्बस के बनने की वजह से इम्बोलाई के चांसेस भी हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि डीवीटी का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ओके, व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया किसी पर्सन में ब्लड क्लोटिंग थ्रोम्बोसिस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की संभावना है, ऐसे में इम्बोलाई बनता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म बनेगा, लंग में इन्फ्रैक्शन हो जाएगा, लंग डैमेज हो जाएगा। उससे बचाने के लिए पर्सन को हम हिपेरिन देते हैं। हिपेरिन की वजह से ये ब्लड की अननेसेसरी क्लोटिंग नहीं होती है। तो हिपेरिन का जो काम करने का मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन पर काम करता है। तो एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, जब कभी भी किसी भी पर्सन को बेटा जी हिपेरिन चले, जब कभी भी किसी भी पर्सन को हिपेरिन चले तो क्लोटिंग टाइम अफेक्ट होगा, ब्लीडिंग टाइम अफेक्ट होगा। लेकिन सबसे बढ़िया जो स्पेसिफिक इंडिकेटर अगर आपसे पूछे बेटा जी APTT याद रखना, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये आप यहाँ पे याद रखना, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम याद रखना। APTT आप हमेशा चेक करो हिपेरिन वाले में। और किस, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हिपेरिन का एंटीडोट तो आपको मालूम ही होगा। हिपेरिन से आने वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अगर आपसे बात की जाए हिपेरिन के बारे में, हिपेरिन की एक फॉर्म आती है उसको हम लोग बोलते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन भी एक आपका आता है। वैसे हिपेरिन को IV रूट से भी दिया जाता है और SC रूट से भी जाता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन जो होता है मेनली उसको SC रूट से प्रीफर किया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है एनॉक्सापेरिन। क्लियर।
हिपेरिन से आता है, हिपेरिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो लेकिन मेन क्वेश्चन आपको यहाँ पर APTT आपको यहाँ पर चेक करना होता है। क्लियर? आगे बढ़े एक बार। नया क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ नॉर्मल BUN रेशियो। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, आपको इसको ऐसे बोलना है, व्हाट इज़ नॉर्मल BUN क्रिएटिनिन रेशियो। क्या याद रखना है? व्हाट इज नॉर्मल BUN क्रिएटिनिन रेशियो। नॉर्मल BUN क्रिएटिनिन रेशियो क्या होता है, कितना होता है? हम जानते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, प्रोटीन की बात हम लोगों ने की। जब कभी भी हमारी बॉडी में प्रोटीन जाए, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो, तो मेटाबॉलिज्म से या तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बनता है या क्रिएटिनिन बनता है। इनका रेशियो कितना होता है? देखो नॉर्मल BUN की बात की जाए तो ये 15 से 20 mg/dl में इनका नॉर्मल अमाउंट होता है। क्रिएटिनिन की बात की जाए 1.5 से 5 तक इसका नॉर्मल अमाउंट होता है। एक्चुअल में अगर आप ओवरऑल इनका कॉम्पोजिशन निकालोगे तो हम इतना सा बोल सकते हैं यहाँ पर 10:1 इनका एक रेशियो होता है, नॉर्मल BUN क्रिएटिनिन रेशियो, जो इंडिकेट करता है बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शनिंग को, नॉर्मल एक्सक्रीशन को। ठीक है बेटा जी, नॉर्मल एक्सक्रीशन को ये इंडिकेट करता है। तो नॉर्मल दिल्ली एम्स का प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, नॉर्मल BUN का रेशियो बताओ, तो बता दिया भैया 10:1। नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। अब देखो भाई, एल्बुमिन ग्लोबुलिन हम जानते हैं कि भाई हमारी बॉडी में, ब्लड वेसल में एल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। ग्लोबुलिन जो होता है वो एंटीबॉडी बनाने में काम आता है। नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि भैया इनका रेशियो कितना होता है। एल्बुमिन कितना हो सकता है, मान लो 5 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल अमाउंट होता है। ग्लोबुलिन के बारे में बताया 2 से 3 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। जब दोनों का रेशियो निकालते हैं तो हमेशा आएगा 1.7:1। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो 1.7:1 किसका रेशियो होगा, एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो होगा। बट अगर ये वाला आपसे पूछा जाए तो फिर ये वाला रेशियो किसका होगा, ग्लोबुलिन एल्बुमिन का रेशियो होगा। ये किसका रेशियो होगा, एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं होगा। अब आपसे ये, जब कभी किसी पर्सन को रीनल डिजीज़ हो जाए तो रीनल डिजीज़ में ये रेशियो देखने को मिलता है। और दूसरी बात, प्रेगनेंसी हो तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो 1:1 हो जाता है प्रेगनेंसी की कंडीशन में। ठीक है, आगे बढ़े। इन मेनिंजाइटिस CSF ग्लूकोज, हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की कवरिंग होती है कैसी होती है, एरेक्नोइड मैटर है ना, पाया मैटर और ड्यूरा मैटर। हम जानते हैं कि ये जो एरेक्नोइड मैटर है, इस एरेक्नोइड मैटर के नीचे क्या पाया जाता है, CSF। अब CSF ऐसा फ्लूइड है, इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, मिनरल सब कुछ होता है। तो बोल रहा है कि कभी किसी पर्सन को मेनिंजाइटिस हो गया तो CSF ग्लूकोज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं तो कहता हूँ सारी बातों को भूल जाओ, एक ही बात रखो, मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर, मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर जो CSF होता है आपका, CSF में जो ग्लूकोज होगा आपका, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज हमेशा कम हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, अगर किसी पर्सन में मेनिंजाइटिस बढ़ता गया, ये ब्रेन है, ब्रेन के किसी हिस्से में पस का फॉर्मेशन हो गया, ब्रेन के किसी हिस्से में पस का फॉर्मेशन हो गया, ब्रेन का कोई हिस्सा नेक्रोसिस हो गया, दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिस। अगर कभी किसी पर्सन को ब्रेन एब्सिस हो जाए तो ब्रेन एब्सिस में जो CSF है उसमें जो ग्लूकोज है वो CSF का ग्लूकोज हमेशा क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज एब्सेंट कब होगा, CSF ग्लूकोज एब्सेंट कब होगा, तो ब्रेन एब्सिस में होगा। और मेनिंजाइटिस में क्या होगा, CSF ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा। याद रखने की ट्रिक बताने की कोशिश करो, याद रखो भाई, बैक्टीरिया ग्लूकोज को चूस लेता है, बैक्टीरिया ग्लूकोज को चूस लेता है, इतना सा याद रखने की आप कोशिश करो। क्लियर, मेनिंजाइटिस में CSF ग्लूकोज डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, सिंपल सा आसान प्रश्न। सर्पेंटीन स्ट्रेयर इज एसोसिएटेड विद, देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो कंफ्यूज ही नहीं करूंगा आपको, सिंपल सा बता दूंगा, पार्किंसोनिज्म। पार्किंसन, जब कभी किसी पर्सन को पार्किंसन हो जाए, पार्किंसन में पूरी बॉडी में डोपामाइन जो होता है वो पर्सन में आपका यहाँ पर अफेक्टेड होता है। नॉर्मली क्या होता है, डोपामाइन यहाँ पर कम हो जाता है पार्किंसन में, तो उसकी वजह से डोपामिन कम होगा, गाबा प्रभावित होगा, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट प्रभावित होगी, तो पर्सन के अंदर ट्रिमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है। ब्रेडिकाइनेसिया धीरे धीरे चलता है, शफलिंग गेट, ठोक करके जो चलता है, झटके से चलता है। ट्रिमर में भी कौन से ट्रिमर देखने को मिलते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपसे बोला सर्पेंटाइन स्टेयर, मतलब पर्सन जब चलेगा, आपने देखा होगा सांप कैसे चलता है, गर्दन उठा करके चलता है,
जो आपका सांप है इस कैसे चलता है, जो आपका सांप है वो कैसे चलता है, गर्दन उठा करके चलता है, थोड़ी बहुत गर्दन हिला करके चलता है। तो सांप के समान यहाँ पर पर्सन का मूवमेंट होता है, गर्दन हिलाना होता है, घूरता हुआ चलता है। इस प्रकार की चाल को सर्पेंटाइन स्टीयर को हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ये फीचर आपका पार्किंसन में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो मैं आपके लिए छोटे वीडियोस लाऊंगा ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि जब कभी भी आओ आप कॉपी पेन लेकर के बैठो, कॉपी पेन में नोट करो जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। और अभी एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ ताकि इससे क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आपको दूसरी वीडियो तक दोबारा इन क्वेश्चन को देखना पड़े। आरएफटी, अगर आरएफटी करवाया, बीयूएन लेवल डिक्रीज हुआ तो हिपेटिक इम्पेयरमेंट होगा, लीवर की डिजीज होगी, ये याद रखना। क्लियर। टनल विजन कब देखने को मिलेगा, प्राइमरी एक्यूट ओपन एंगल ग्लूकोमा में। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बनता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव लीवर एंजाइम, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लीवर एंजाइम क्या होता है, ALT होता है। मोस्ट सेंसिटिव लीवर एंजाइम आपका ALT होता है, लिख लो। हाइपोथायरॉयडिज्म में हाइपोकैल्सीमिया होगा। इओसिनोफिल काउंट पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में बढ़ेगा। APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हिपेरिन में चेक करेंगे। वारफारिन अगर किसी को चल रहा है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करेंगे। ये कब चेक करते हैं, वारफारिन में। क्लियर। और नॉर्मल आपसे पूछा BUN क्रिएटिनिन रेशियो कितना होता है, BUN नॉर्मल क्रिएटिनिन रेशियो 10:1। आपका एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो 1.7:1, प्रेगनेंसी में 1:1, लिख लेना। मेनिंजाइटिस में CSF ग्लूकोज डिक्रीज, ब्रेन एब्सिस में एब्सेंट CSF ग्लूकोज, है ना। सर्पेंटाइन स्टीयर पार्किंसन में देखने को मिलता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, चैनल को पहले बेल आइकन सब्सक्राइब करो, बेल आइकन यहाँ पर आप दबा दो। मैं कोशिश चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका संघर्ष यहाँ थोड़ा सा कम हो जाए, उनकी पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज।